नमस्ते दोस्तों, स्वस्तिक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत। आज हम लेकर आए हैं रीट भर्ती 2020-21 के बारे में। और 2020-21 जो रीट भर्ती है उस रीट भर्ती के बारे में कई बार लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं अखबारों में, आपने देखा होगा उसके बारे में कि संभावित ये है कि नवंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और फरवरी में इसका एग्ज़ाम किया जाएगा। तो यहाँ तक कई अखबारों की कटिंग्स वगैरह अगर हमने देखी है, उन सभी कटिंग्स के माध्यम से या फिर शिक्षा मंत्री के जो ट्वीट आ रहे हैं, उनके न्यूज़ में जो समझ आ रहे हैं समाचार वगैरह, उन सब के आधार पर देखा जाए तो हमें ये बात सामने आती है कि रीट भर्ती किसी भी हालत में 2021 के फरवरी में करवाई जाएगी। तो इसका मतलब हमें अब निरंतर जो पहले से हमारा रिदम टूटा हुआ था साइकोलॉजी की क्लासों का, वो पुनः वापस प्रारंभ करते हैं हम इन क्लासों के माध्यम से। और आज साइकोलॉजी की क्लास के अंदर जो हमारा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में पहले 2-3 टॉपिक हमने देखे थे। उन टॉपिकों के बाद आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का शेषवावस्था के बारे में हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में पूरा विस्तृत देखा था। शेषवावस्था के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो है अपना बाल्यावस्था। तो नया टॉपिक बाल्यावस्था आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिक सामान्यतः बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। तो बाल्यावस्था होती क्या है उसके बारे में सबको पता होगा कि बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था शब्द है वो अंग्रेजी के चाइल्डहुड से लिया गया है। बाल्यावस्था अंग्रेजी के चाइल्डहुड से आया है। तो अंग्रेजी के चाइल्डहुड शब्द या बाल्यावस्था मतलब इसके अंदर कौन सी अवस्था, ये बालक की अवस्था है। तो बाल्यावस्था के अंदर सीधी सी बात है कि बाल्यावस्था में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो बाल्यावस्था के अंदर बालक का अध्ययन किया जाएगा। और बालक के भी किसका अध्ययन किया जाएगा, किस उम्र तक के बालकों का अध्ययन होता है। तो वहाँ हम देखें तो हम देखेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। कई किताबों के अंदर 5 वर्ष भी दे रखा है, तो 5 से 11 वर्ष भी दे रखा है। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये जो है उसमें राइट क्या होगा, तो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो 6 से 12 वर्ष या फिर 5 से 11 वर्ष, अगर ऑप्शन में हमें 6 से 12 वर्ष ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम तब ऑप्शन में क्या करेंगे, बाल्यावस्था की उम्र क्या है, तो उस उम्र की बात करें तो 5 से 11 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर ये जो बाल्यावस्था की जो अवस्था है वो अवस्था सीधे 5 वर्ष 6 वर्ष से प्रारंभ नहीं होके जो 5 वर्ष का अंतिम समय है, तो मतलब अंतिम 5 वर्ष उतरता हुआ और 6 वर्ष का जो प्रारंभ का समय है, मतलब 6 वर्ष चढ़ता हुआ 6 वर्ष है, उसके मध्य का समय बाल्यावस्था के अंदर आता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में 2 बातें देखी कि पहला तो बालक का अध्ययन होता है किस अवस्था में, बाल्यावस्था के अंदर, और दूसरा हमने देखा कि बाल्यावस्था की उम्र क्या है, तो 6 से 12 वर्ष और 5 से 11 वर्ष। एक बात तो ये देखी। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो बाल्यावस्था को अगर देखें तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग देखते हैं अपन बाल्यावस्था के बारे में। तो पहला आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा अगर हम देखें तो वो आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। चलो अपन देख रहे हैं बाल्यावस्था के बारे में। और बाल्यावस्था में भी हमने देखा कि बाल्यावस्था जो है उस बाल्यावस्था के बारे में देख रहे हैं। तो ये बाल्यावस्था के 2 भाग हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी अवस्थाओं के रूप में, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी जो है वो है कौन सी, तो वो है उत्तर बाल्यावस्था। इसका मतलब ये कहता है कि बाल्यावस्था है वो 2 भागों में विभक्त की गई है। मतलब एक तो बाल्यावस्था के प्रारंभ का समय जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, दूसरा बाल्यावस्था के अंत का समय जो किशोरावस्था के प्रारंभ, और बाल्यावस्था के मध्य का जो समय है उस अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में अगर हम देखें तो इस अवस्था का समय अवधि की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था की जो समय अवधि है वो 6 से 9 वर्ष मानी गई है। और ये अवधि उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 10 से 12 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ पर अवधि की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, तो 6 से 9 वर्ष, जबकि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 10 से 12 वर्ष मानी गई है।
लेकिन एक कौल महोदय हैं, अगर कौल महोदय का विभाजन देखें तो कौल महोदय ने जो बाल्यावस्था या विकास की जो अवस्था है उन विकास की अवस्था को डिवाइड किया। उन डिवाइड करने के साथ में देखें तो यहाँ पर उन्होंने उत्तर पूर्व बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष बताई है और उत्तर बाल्यावस्था की जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष बताई है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि कौल के अनुसार अगर देखा जाए कौल के अनुसार देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था की समयावधि क्या होगी, तो ये ध्यान रखना पूर्व बाल्यावस्था की समयावधि, और ये समयावधि क्या रहेगी, तो ये समयावधि रहेगी कौल के अनुसार 2 से 6 वर्ष की। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। सामान्य विभाजन देखें तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सामान्य विभाजन किया गया बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वो विभाजन था कि बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की समयावधि यही है 6 से 9 वर्ष। लेकिन अगर विशेष करके किसी व्यक्ति का नाम आए कि कौल के अनुसार उम्र क्या रहेगी पूर्व बाल्यावस्था की, तो वो 2 से 6 वर्ष रहेगी। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाल्यावस्था के बारे में हमने 2-3 बातें देखी हैं, 2-3 फैक्ट एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ इन फैक्टों को। सबसे पहले देखा हमने कि बाल्यावस्था में किसका अध्ययन होता है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था के अंदर है तो बालक का अध्ययन होगा। दूसरी बात देखें अगर हम तो बाल्यावस्था की समयावधि क्या रहेगी, तो 5 से 12 वर्ष रहेगी या फिर 6 से 12 वर्ष रहेगी या फिर 5 से 11 वर्ष रहेगी। इन बाल्यावस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या है, तो बाल्यावस्था के जो प्रारंभ का समय है वो पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष का समय, और फिर 10 वर्ष से 12 वर्ष का जो अंत का समय है, बाद का समय है, वह समय उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। और इसके बाद देखा हमने कि कौल महोदय हैं, उन कौल महोदय के द्वारा बताया गया कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है वो उम्र कितनी रहेगी, तो वो उम्र 2 से 6 वर्ष बताई गई है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो बाल्यावस्था है उस बाल्यावस्था के अन्य नामों के बारे में देखते हैं। तो बाल्यावस्था के विभिन्न अन्य नाम हैं, इन अन्य नामों के बारे में देखें तो आपको एग्जाम के अंदर एक अन्य नाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विभिन्न पुरानी परीक्षा है, उन पुरानी परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, राजस्थान में आर टेट वगैरह है, तो इस तरह के रीट वगैरह हैं। सभी एग्जामों के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों में सर्वाधिक जो विकास की अवस्थाओं से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न होते हैं कि बाल विकास के अन्य नामों से। तो पिछले आप पेपर उठा के देखना, उन सभी पेपरों में एक बात ये तय है कि जो ज़्यादा प्रश्न बाल विकास की अवस्थाओं से पूछते हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के अन्य नाम जो हैं उन अन्य नामों से पूछेंगे। तो इसलिए हमें ये बात अच्छे से याद रखना कि अभी भी अगर पूछने की संभावना सर्वाधिक जो बनती है, महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, वो बिंदु आता है कि बाल विकास में बाल्यावस्था के अन्य नाम के बारे में। अपन एक एक करके अन्य नामों की बात करते हैं। उन अन्य नामों में सबसे पहले अपन देखेंगे तो पहला जो आता है कि जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया। और जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कौल व ब्रूस के द्वारा कहा गया। तो कौल व ब्रूस 2 मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को क्या कहा, जीवन का अनोखा काल बताया है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है, तो जीवन का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ साइकोलॉजी के अंदर हम जितने भी ये सारे नाम हैं, ये नाम मैं समझाऊंगा भी सही, लेकिन साथ में अच्छे से रट्टा मार लेना। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको अच्छे से याद रहेगा ये। तो जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। तो कौल व ब्रूस के द्वारा किसको कहा गया, बाल्यावस्था को कहा गया। अब दूसरा है कि यहाँ अनोखा काल क्यों कहा गया, तो अनोखा काल इसलिए कहा गया है कि यहाँ जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था की जो आयु है उसको कोई व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। परिवार के जो माता पिता हैं वो माता पिता भी इस उम्र को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक है वो कभी शरारती हो जाता है,
कभी बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, या कभी कभी देखें तो एकदम गुमसुम सा रहता है। तो इसका मतलब जो किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं उस तरह के परिवर्तन जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो इस कारण यहाँ बालक है वो कभी तो बड़ों की तरह व्यवहार करता है, कभी छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करता है। तो इसका मतलब ये है कि बालक अपने आप में समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और हमेशा ये रहता है कि वो वहम में रहता है। तो जिस कारण इसके माता पिता इसको समझ नहीं पाते हैं, इनके व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या नाम दिया? जीवन का अनोखा काल नाम दिया। इसके बाद देखें अपन तो एक आता है जीवन का निर्माण काल। तो बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड के द्वारा जीवन का निर्माण काल बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बालक है वो बालक रचनात्मक तरीके से कुछ न कुछ नया निर्माण करता है। रचनात्मकता आ जाती है, क्रियात्मकता है इसके अंदर। तो बालक क्रियात्मकता के आधार पर, रचनात्मकता के आधार पर नवीन कार्य करने की सोच रखता है, नवीन खोज करने की ललक रहती है जिस कारण इस अवस्था को क्या कहा गया? निर्माण का काल बताया गया। यहाँ पर बालक है वो कुछ न कुछ उत्पत्ति करते रहता है, जिस कारण इसको निर्माण का काल बताया। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये बताया गया है। तो निर्माण का काल। अब नेक्स्ट देखें तो आता है मिथ्या परिपक्वता, या फिर छद्म की अवस्था, या फिर शेडो मैच्योरिटी। और J.S. रॉस, तो J.S. रॉस के द्वारा बताया गया कि ये जो अवस्था है बाल्यावस्था, उस बाल्यावस्था को नाम दिया मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ होता है। तो मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठ की अवस्था बताई है। तो जो ये अवस्था है इसमें झूठ की अवस्था या फिर छद्म की अवस्था, मतलब यहाँ पर छल कपट की अवस्था मानी गई है। तो इस अवस्था के अंदर ये बात सामने आती है कि यहाँ क्या है। तो J.S. रॉस ने बताया कि यहाँ बालक को लगता है कि वो क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो वो बड़ों की तरह व्यवहार करेगा, मतलब वो अभी तक इसी वहम में है कि वो बड़ा हो गया है, या फिर उसको ये लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब झूठ के सहारे है और वो व्यवहार बड़ों के जैसा करता है, लेकिन वास्तव में वो बड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब बड़ों की तरह व्यवहार करेगा। बड़ों की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करता है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा नहीं हुआ है, बस उसको ये वहम है या फिर ये गलतफहमी है कि वो बड़ा हो गया है और दूसरे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना वो करने लगा है। तो इसका मतलब ये सारी बातें यहाँ पर है कि वो एक वहम में है, वो झूठ के सहारे है। और यहाँ पर बालक देखा जाए तो बाल्यावस्था में आगे देखेंगे अपन नैतिक विकास के बारे में, तो बाल्यावस्था है उसके अंदर बालक चोरी करना व झूठ बोलना भी सीख लेता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा गया है? तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया। वह बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? या फिर यह पूछ सकता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन J.S. रॉस के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, तो यह अवस्था जो है वो किलपैट्रिक ने बताई है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक, तो यहाँ पर है कि जो बालक है उसमें द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, मतलब द्वेष की भावना, बालक में द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बालक जो है वो ईर्ष्या की भावना है, और ईर्ष्या की भावना या फिर द्वेष की भावना के कारण क्या करता है? तो द्वेष की भावना या ईर्ष्या की भावना के कारण अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से वो प्रतियोगिता करता है, मतलब कंपटीशन करता है कि मैं इससे आगे रह बढ़ूं या फिर ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गए। तो इसका मतलब इस अवस्था में कि सामाजिकरण की जो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, इस अवस्था के अंदर मतलब समाज के आसपास के लोग हैं, जैसे इसके मित्र हैं, इसके भाई बहन हैं या परिवार के अन्य लोग हैं, उन लोगों से या उन मित्रों से वो क्या करता है कि होड़ मचाता, मतलब द्वंद्व होते हैं, उसमें उत्पन्न होता है कि मैं, ये ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि मैं इनसे आगे निकलूं, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये परीक्षा में मेरे से अधिक नंबर कैसे ला रहे हैं। तो इस तरह की जो भावना है, प्रतियोगिता की जब भावना उत्पन्न होती है, और वो भावना किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था के अंदर आती है। और यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किलपैट्रिक ने कहा है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। किसके द्वारा? तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस आयु को विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। विद्यालय की आयु क्यों कहा जाता है? कि इस अवस्था के अंदर बालक है वो बालक पहली बार विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। तो बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेगा, और विद्यालय जाना प्रारंभ करेगा इसका मतलब शिक्षा ग्रहण करेगा। इस कारण इसको ब्लेयर व जॉनसन ने शैक्षिक आयु भी कहा है। तो स्कूल की एज या विद्यालय की आयु किसे कहा गया है? तो इस एज ऑफ स्कूल या फिर विद्यालय की आयु, बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है और विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेगा
तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। प्री प्राइमरी जो है या पूर्व विद्यालय की अवस्था, प्री प्राइमरी की या पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था किसे कहा गया है, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना। विद्यालय की आयु अगर पूछे तो विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है। विद्यालय की आयु यहाँ लिखा भी है, एक बार फिर भी देख लेना। विद्यालय की आयु तो किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था है उस पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व विद्यालय पूर्व की अवस्था। विद्यालय पूर्व की अवस्था, या फिर इसको प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी स्कूल एज किसे कहा गया है, तो पूर्व बाल्यावस्था को प्री प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय है, मतलब आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, उनकी अवस्था किसे कहा गया है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है, और बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु कहा गया है। चलो इसके बाद टोली की, समूह की व गिरोह की अवस्था। तो टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, दल की आयु, मतलब यहाँ पर बालक है वो हमेशा सदैव दल में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, इस कारण इसको ग्रुप एज भी कहा जाता है। तो टोली की अवस्था, समूह की आयु, दल की आयु, गिरोह। तो गिरोह की आयु में क्या होता है कि यहाँ पर उत्पाद मचाना नहीं है, मतलब उत्पाद तो मचाएगा लेकिन ज़्यादा, इस कारण इसको उत्पाती अवस्था भी कहते हैं, आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ पर जो शरारती भाव है वो दल के माध्यम से, जितने भी खेल खेलता है वो सारे खेल दल के माध्यम से खेलता है, तो इस कारण इस अवस्था को क्या कहा गया है, तो इस अवस्था को टोली की आयु, दल की आयु, समूह की आयु, या फिर गिरोह की अवस्था, या फिर इसको देखें तो ग्रुप एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी सीटेट वगैरह में, अपने पिछले किसी आरटेट वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखना कि टोली की आयु, समूह की आयु, गिरोह की आयु, दल की आयु या फिर ग्रुप एज किसे कहा गया है, ये सारे एक ही नाम है, और ये सारे किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक जितने भी कार्य करता है, विद्यालय में रहेगा तो भी दल में रहना पसंद करता है, और साथ ही साथ देखें तो इसमें ये एक विशेषता आती है कि यहाँ का जो बालक है वो बालक क्या चाहता है, यहाँ का जो बालक है वो चाहता है कि वो किसके अंदर रहे, तो इस अवस्था का जो बालक है वो चाहता है कि वो सदैव दल का नेतृत्व करने वाला एक नायक बन के, नेता बनकर रहना चाहता है। तो इस अवस्था के अंदर देखें तो दल का नेता बनना चाहता है बालक। तो टोली, समूह या गिरोह की अवस्था के अंदर देखें तो यहाँ का जो बालक है वो चाहता है कि वह दल का नेता बने, दल का नेता। तो यह भी पूछ सकता है कि किस अवस्था का बालक है वो बालक दल का नेता बनना पसंद करेगा, तो बाल्यावस्था में बालक है वो दल का नेता बनना पसंद करता है, और किशोर अवस्था में देखें तो वह दल का एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, दल का एक अच्छा सदस्य बनने की कोशिश करता है कि मैं दल में से अच्छा सदस्य बनूं। लेकिन यहाँ पर दल का नेतृत्व करना चाहता है किस अवस्था में अंदर, तो बाल्यावस्था के अंदर। तो समूह, गिरोह या फिर टोली की आयु, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सी बात है कि कोई बालक दल में रहता है, इसका मतलब समूह में रहता है और अपना नेता बनना चाहता है, तो इसका मतलब इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, तो यहाँ पर व्यक्तित्व कैसा होगा, बहिर्मुखी होगा। शिशुवावस्था के अंदर जो व्यक्तित्व है वो सदैव और सदैव अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर कैसा होता है, तो बाल्यावस्था के अंदर बहिर्मुखी होगा। लेकिन किशोरावस्था के अंदर अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी हो सकता है, इसका मतलब उभयमुखी भी, वहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो उभयमुखी होगा। तो बाल्यावस्था का व्यक्तित्व कैसा होगा, तो व्यक्तित्व होगा यहाँ पर बहिर्मुखी। इस अवस्था के अंदर देखें तो जो बालक है वो बालक क्या करता है कि दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना रखता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बालक है वो बालक सदैव
गंदी शरारती करता है या फिर इस तरह के जो कार्य करता है, जिस कारण इस आयु को गंदी आयु भी कहा जाता है या फिर इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। तो गंदी आयु किसे कहा गया है, तो बाल्यावस्था को गंदी आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ बालक है वो शरारतीपन ज़्यादा रखता है, उत्पात ज़्यादा मचाता है और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर दूसरों से द्वेष की भावना, ईर्ष्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे कार्य करता है, जिस कारण इस आयु को गंदी आयु कहा गया है। और यहाँ पर बालक शरारत करेगा, इस कारण इसको उत्पाती आयु भी कहा जाता है। उत्पाती अवस्था मतलब यहाँ पर शरारत का कार्य करता है। चुस्ती स्फूर्ति की अवस्था, यहाँ बालक है वो एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहेगा तो मतलब सदैव दौड़ता भागता, मतलब पूरा दिन अगर आप इसको बोलोगे कि ग्राउंड में खेलो तो वो मैदान में खेलता ही रहेगा पूरा दिन। इसका मतलब वो स्फूर्ति के साथ देखें तो यहाँ पर एक्टिव रहेगा और इस कारण इस अवस्था को चुस्ती की आयु, स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। और नेक्स्ट एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, खिलौने की आयु। खिलौने की आयु किसे कहा गया है, यह रीट के अंदर पूछा गया है पिछले एग्जामों के अंदर। तो खिलौने की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। खेल की आयु पूछे तो खेल की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट लिखा नहीं, आगे देख लेते हैं अपन। तो पूर्व खिलौने की आयु किसे कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था को, और खेल की आयु है उत्तर बाल्यावस्था। तो खिलौने की आयु किसे कहेंगे, तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को, और खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था और खेल की आयु है वो उत्तर बाल्यावस्था को। खेल खिलौने की आयु आ जाए तो खेल खिलौने की आयु ओवरऑल बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, तो खेल खिलौने की आयु कहा जाता है, इसको ये ध्यान रखना। इसके बाद देखें तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने एक कथन कहा कि ये जो अवस्था है वो काम की प्रसुप्ता अवस्था है, मतलब यहाँ पर काम की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। अब काम की प्रवृत्ति मतलब सेक्स की जो प्रवृत्ति है वो कम पाई जाती है, तो इस कारण इसको प्रसुप्ता अवस्था मतलब यहाँ पर मंद गति जो पाई जाती है वो होती है, मतलब स्थिरता रहती है यहाँ पर काम की प्रवृत्ति। जैसे शेषवावस्था में काम की प्रवृत्ति तीव्र होती है और जिसको सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया था लिबिडो, पिछली क्लास में हमने देखा था। और यहाँ पर बालक अंगूठा चूसना, जो टी शर्ट है, शर्ट वगैरह जो भी है उसको कपड़ों को मुंह में दबाए रखता है, चूसता है, उसको अंगूठा चूसता है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये उसकी जो काम प्रवृत्ति को मतलब जो बताता है, दर्शाता है। और यहाँ पर काम की प्रसुप्ता अवस्था है, मतलब काम की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि शेषवावस्था के अंदर जो बालक में लिंग के प्रति आकर्षण होता है वो विपरीत लिंग के प्रति होता है। किशोरावस्था में भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जबकि बाल्यावस्था के अंदर देखें हम तो बाल्यावस्था के अंदर जो लिंग के प्रति आकर्षण है वो आकर्षण कैसा होगा, तो बाल्यावस्था के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होकर समलैंगिक आकर्षण होता है। समलैंगिक मतलब यहाँ पर जो भी बालक है वो अगर लड़का है तो लड़कों के समूह बनाना पसंद करेगा, उनके समूह में रहना पसंद करेगा, उनके साथ खेलना पसंद करेगा। लेकिन अगर देखें हम तो लड़कियां है तो लड़कियों के समूह में रहना पसंद करेगी, लड़कियों के साथ में दल बनाना पसंद करेगी, उनमें खेलना पसंद करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर समलैंगिक की भावना पाई जाती है। तो किस बाल विकास की किस अवस्था के अंदर समलैंगिक अवस्था पाई जाती है, समलैंगिक की भावना पाई जाती है, तो समलैंगिक की भावना किस अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर पाई जाती है। आपने भी स्कूलों में देखा होगा जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं तो लड़के हैं तो लड़कों के पास बैठना पसंद करेंगे और लड़कियां हैं तो लड़कों के पास बैठना पसंद करेगी। लेकिन आप अगर प्री प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या हैं, उन छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करेंगे, मतलब वहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। और यहाँ पर देखा था हमने कि जो लड़के होते हैं वो अपने माता के प्रति आकर्षण पाया जाता है और लड़कियाँ होती है उनका आकर्षण पिता के प्रति पाया जाता है। कमेंट्स में एक बात बताना कि अगर लड़के हैं तो उनका माता के प्रति आकर्षण पाया जाता है, किस ग्रंथि के द्वारा कारण यह होता है। और दूसरा एक प्रश्न ये बताना कि लड़कियों का अपने पिता के प्रति आकर्षण पाया जाता है वो किस ग्रंथि के कारण पाया जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो वहाँ देख लेना, शेषवावस्था के बारे में, वहाँ पर विस्तृत इसके बारे में हमने बता रखा है। तो आप वो इस प्रश्न के उत्तर वहाँ पर कमेंट्स करके बताइएगा। तो इस अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में समलैंगिक भावना पाई जाती है। और यहाँ पर जो काम की प्रवृत्ति है वो भी क्या होती है, तो वो मंद होती है या न्यूनतम होती है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने वैचारिक क्रिया अवस्था भी बताया है। वैचारिक क्रिया अवस्था, इसको तार्किक अवस्था भी कहा जाता है।
तो वैचारिक क्रिया अवस्था इस अवस्था को कहा गया है। तो यहाँ पर मतलब जो बालक है उस बालक में विचार तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तर्क वितर्क करना, विचार उत्पन्न करना, विचारों को प्रकट करना, समझना, ये सारी बातें इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इसको वैचारिक क्रिया अवस्था, सृजनात्मकता क्रियाओं की अवस्था के प्रारंभ की अवस्था। सृजनात्मक मतलब इसमें रचना करना, कोई बालक है वो बालक चाहता है कि सदैव और सदैव वह कुछ न कुछ नया करे। तो इस कारण आप देखोगे छोटे बच्चों में सर्वाधिक अगर उनके पास देखें तो वहाँ पर इसकी रुचियाँ तो क्या है कि कोई निश्चित नहीं होती है। तो आप बाल्यावस्था के अंदर किसी भी बालक को अगर चित्र बनाने को दोगे तो वो बालक उनकी सृजनशीलता है वो सर्वाधिक होती है, जिस कारण वो बालक सदैव चित्र बनाना पसंद करते हैं। आप किसी भी बालक को बोलोगे पेंटिंग कर ले, चित्र बना ले, तो वो बालक अच्छे से चित्र बनाएगा। लेकिन आप किशोरावस्था के बालक को बोलोगे चित्र बना, तो जिसको चित्र बनाना अच्छा लगता है वही बालक चित्र बनाएंगे। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जो रुचियाँ होती है वो अभिरुचियाँ हैं वो क्या होती है, तो वो स्थायी हो जाती है। तो जिन बालकों को चित्र बनाना अच्छा लगता है वही बालक चित्र बनाएंगे। लेकिन बाल्यावस्था में रुचियाँ क्या है, वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। लेकिन इस अवस्था के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पर सृजनशीलता जो सर्वाधिक होती है। तो इस अवस्था के अंदर क्या सृजनात्मक क्रियाओं को प्रारंभ होता है या सृजनात्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है, जिस कारण यहाँ सभी तरह के बालक क्या है चित्र बनाना पसंद करेंगे। कुछ न कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी करना पसंद करेंगे, आर्ट क्राफ्ट उनको पसंद आएगी। तो एक अगर हम देखें तो बालकों की सृजनशीलता को निखार लाने के लिए हम विद्यालय के अंदर क्या है तो जो कला संस्कृति ये कला शिक्षा की जो है आर्ट एजुकेशन, तो आर्ट टीचर नियुक्त होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आर्ट टीचर होंगे तो या कला के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बालकों के अंदर जो सृजनशीलता है उन सृजनशीलता को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और बालक है वो बालक अच्छे से अपनी जो रुचियाँ है उन रुचियों को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके बाद देखें तो इस अवस्था में को मूर्त परिचालन की अवस्था कहा गया है। मूर्त परिचालन की अवस्था मतलब इस अवस्था के अंदर देखें तो जितने भी विचार हैं वो विचार कैसे होंगे, तो वो सारे विचार प्रत्यक्ष विचार होंगे। तो यहाँ पर जो कार्य देखेगा उस देखने के माध्यम से वो क्रिया करेगा। तो जितना भी कार्य करेगा वो अनुकरण के माध्यम से करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो सीखेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से सीखेगा, जितना भी कार्य है वो सारा है सीखने की प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर जो अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब सीखने की जो प्रवृत्ति है वो अनुकरण के माध्यम से होगा। और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था को कहा जाता है, या फिर बालक के अंदर किस अवस्था में बिना काम के मतलब बालक इधर उधर घूमता फिरता है। तो मतलब भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति है वो भ्रमण करने की प्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार की सामग्री है उस सामग्री को एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति व सामग्री को एकत्रित करने की जो संग्रहण की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंदर पाई जाती है। तो बालक को आप बोलोगे तो जैसे आपने आपका बचपन भी याद करो, या फिर अपन अगर छोटे बच्चों को देखते हैं तो बाल्यावस्था के बालकों को, तो वो क्या है पूरा दिन गांव में घूमते फिरते हैं। तो पूरा दिन गांव में घूमते रहेंगे, जैसे कहीं खेल के मैदान में है, विद्यालय से बाहर जाते हैं देखेंगे तो जैसे विद्यालय की छुट्टी 12-1 बजे होती है तो वो 2 बजे घर पहुंचेंगे, मतलब इधर उधर घूमते घूमते आराम से पहुंचेंगे। तो इसका मतलब इस अवस्था के अंदर बालक है वो बिना किसी उद्देश्य से घूमता रहता है, जिस कारण इस अवस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहा गया है। तो इस अवस्था को निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति भी अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ तक बाल्यावस्था के अन्य नाम सब देख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे अपन और देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको और स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। चलो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो अपने अभी तक देखा कि बाल्यावस्था जो है उस बाल्यावस्था के अन्य नामों के बारे में देखा। तो बाल्यावस्था के अन्य नामों में हमने देखा कि क्या क्या नाम अन्य नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता था। लेकिन बाल्यावस्था के अन्य नामों के आधार पर या विभिन्न लोगों ने जो कथन बताए उन कथनों के अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषता सभी बालकों में हमें देखने को मिलती है और यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो बाल्यावस्था के अंदर देखा जाए तो पहली विशेषता जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पर विकास में स्थिरता पाई जाती है। तो यहाँ बाल्यावस्था के अंदर देखा जाए तो जो विकास की प्रवृत्ति है वो विकास के या जो ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रवृत्ति है वो मंद पाई जाती है। लेकिन मंद यहाँ पर अगर विशेष करके देखा जाए तो ये विकास की स्थिरता किस में है, तो वो शारीरिक विकास में है, ये ध्यान रखना।
तो सर्वाधिक जो विकास की गति मंद होती है, स्थिरता पाई जाती है, वो किस विकास में? तो शारीरिक विकास में होती है। बाकी ओवरऑल अगर मानसिक विकास देखें तो वो भी होता है, सर्वाधिक होता है। सामाजिक विकास की उत्पत्ति यहीं से होती है, नैतिक विकास की उत्पत्ति, संवेगात्मक विकास, मतलब जितना भी विकास के जो आयाम है, विकास के जितने भी 6 आयाम हैं, उन 6 आयामों में तो विकास की वृद्धि होती है, विकास होता है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन केवल और केवल शारीरिक विकास में है वो स्थिरता पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर बालक की लंबाई थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। बालक में जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन थोड़े कम परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, जिस कारण इस बाल्यावस्था को विकास में स्थिरता की अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पर जो बालक है, उस बालक के अंदर जो विकास की गति है वो हमें बहुत कम दिखाई देने लगती है, मतलब यहाँ पर जो गति है वो बहुत कम होगी, और शैशवावस्था में अत्यधिक तीव्र गति से विकास होगा, और किशोरावस्था में भी तीव्र गति से विकास होगा, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति मंद होगी या फिर स्थिर होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो बालक है, उस बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि जिज्ञासा, यहाँ का जो बालक है वो बालक के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आपने कोई बताया कि देखो बच्चे ये क्या है, तो वो बालक क्या करेगा? तो वो बालक आपको आपने उसको बता दिया कि देखो ये चॉकलेट है, तो वो आपको प्रश्न पूछेगा, उसके माइंड में ये जिज्ञासा है कि ये चॉकलेट कितने रुपए की है, ये चॉकलेट कितने में मिलती है, कहाँ से लाए, कैसे बनी है, मतलब इस तरह की विभिन्न तरह की जिज्ञासा है उसको जानने की। तो जैसे ही आप अगर कक्षा में जाओगे तो कक्षा में जाते ही आपने किसी नए विषय वस्तु का नाम बताया, नए टॉपिक का नाम बताओगे, तो आपके टॉपिक बढ़ाने से पहले ही बालक आपसे कई प्रश्न पूछेगा। तो इसका मतलब उस बालक की जिज्ञासा है। तो हमें शिक्षक बनने के बाद ये ध्यान रखना है, या फिर आपकी अगर शिक्षण विद्या देखेंगे वहाँ पर आएगा कि एक बालक में प्रबल जिज्ञासा होती है। उन जिज्ञासाओं के लिए हम क्या, एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे? तो हमारा दायित्व ये रहेगा कि बालक के अंदर जितनी भी जिज्ञासा हैं उन जिज्ञासाओं को अच्छे से शांत किया जाए, उन जिज्ञासाओं को हमें अच्छे से उसके उत्तर दिए जाए, और सही तरीके से उत्तर देने के बाद उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, जिससे क्या होगा कि बालक की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पूर्ण होगी और बालक कुछ नवीन ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर बालक की जिज्ञासा सर्वाधिक होती है, और इन जिज्ञासाओं में देखें तो बालक के जो जिज्ञासा मतलब प्रश्न होंगे, वो प्रश्न कैसे होंगे? तो वो प्रश्न होंगे क्यों, कौन और कैसे। जैसे पूछेगा कि ऐसा क्यों है, आप कौन हो, या फिर ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे होता है, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस अवस्था के अंदर देखें तो जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के माध्यम से बालक क्या है कि सर्वाधिक प्रश्न पूछता रहता है। एक हमने देखा था शैशवावस्था के अंदर, देखा था कि शैशवावस्था के अंदर जो बालक है वो बालक बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है, मतलब उसकी जिज्ञासा वहाँ पर भी है। तो जिज्ञासा की जो है प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, और यहाँ बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शैशवावस्था में ज़्यादा बालक जो शिशु है वो बोलना चाहता है, बोलने की कोशिश करता है, जिस कारण उस अवस्था को बक की अवस्था भी कहा गया है। वो हमने शैशवावस्था वाले वीडियो में देखा था, अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखा समूह प्रवृत्ति, ये हमने अभी देखा था कि यहाँ का जो बालक है वो समूह में रहना चाहता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी, मतलब दल के माध्यम से ग्रुप में रहना पसंद करेगा। जितने भी खेल खेलना चाहता है, जितने भी कार्य करना चाहता है, वो सारे कार्य यहाँ पर वो अकेला नहीं करना चाहता, बल्कि अपने ग्रुप के आधार पर, अपने समूह के आधार पर या समूह के साथ लेकर वो कार्य करना चाहता है। जैसे आप अगर छोटे बच्चों को देखो, शिशुअवस्था में, तो वो बालक अकेले खेलना पसंद करते हैं। जैसे किसी बालक को आपने बोला कि चलो मेरे साथ खेलो, वो ना बोलेगा नहीं मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। आप उसको अगर चॉकलेट दोगे तो वो आपके साथ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ आप उसको बोलोगे ये खिलौना मेरा है, तो वो क्या करेगा? आपको खिलौना नहीं देगा, ये मेरा है। लेकिन बाल्यावस्था का बालक को बोलोगे ये खिलौना मेरा है, कोई बात नहीं ये तुम्हारा है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी अपने जो टिफिन वगैरह है उनको शेयर करता है अपने मित्रों के साथ। साथ ही साथ देखें तो वो जो अपने पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर जो भी ले जाता है, वो पेन पेंसिल आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो सारे रोज घुमा देते हैं। अब रोज क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है दूसरों की सहायता करना, मतलब उनमें सामाजिक विकास उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ बालक है, वो बालक हर अपने इस वस्तु को दूसरों के साथ में शेयर करता है और दूसरों को देना चाहता है, और इस कारण अपने समूह में वो सबसे अच्छा दिखना चाहता है कि मैं समूह में सबसे अच्छा बनूं और समूह का नेतृत्व में करूं। इस कारण ये समूह में रहना पसंद करेगा। अब भ्रमण की प्रवृत्ति, ये भी हमने देख लिया कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। रचनात्मक कार्य, तो यहाँ पर बालक क्या है कि ज़्यादातर सर्वाधिक क्रियाशील होगा और सृजनशील रहेगा और कुछ न कुछ नया करने की सोचेगा।
अनुकरण की प्रवृत्ति, इस अवस्था के अंदर देखें तो यहाँ पर बालक जितना भी सीखता है वो किसी को देख कर सीखता है, मतलब किसी से अनुकरण करके सीखता है। तो बालक बाल्यावस्था में व शैशवावस्था में बालक जितना भी सीखेगा वो किससे सीखेगा, तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर बालक सर्वाधिक किससे सीखता है, तो सर्वाधिक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था के अंदर देखें तो बाल्यावस्था के अंदर जो मानसिक विकास है उन मानसिक विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। पहले जो शैशवावस्था में बालक है उसका मानसिक विकास धीरे धीरे मंद गति से बढ़ता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक का जो विकास है वो अधिक तीव्रता से होता है। तो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगी, जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद में देखें तो रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि बाल्यावस्था के अंदर जो रुचियाँ हैं वो रुचियाँ अस्थायी होती है, जबकि किशोरावस्था में स्थायी होती है। यहाँ पर रुचियाँ बदलती रहेगी। जैसे आज आप बालक ने बोला कि मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन कल बालक बोलेगा यार मेरे को फुटबॉल पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इसका मतलब ये क्या है कि उसके जो खेल की रुचि है वो हॉबीज बदलती रहती है, क्योंकि यहाँ बालक है उस बालक में काफ़ी मतलब नया बार बार उसकी कोशिश रहती है कि मैं कुछ अलग करूँ। लेकिन यहाँ किशोरावस्था के अंदर देखेंगे तो जिस बालक को फुटबॉल पसंद है वो फुटबॉल ही खेलेगा, अन्य खेल नहीं खेलेगा। तो किशोरावस्था में रुचियाँ स्थायी होती है, जबकि यहाँ पर रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। संचय की प्रवृत्ति और संग्रह की प्रवृत्ति, अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और साथ में एकत्रित करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, संग्रहण करने की। तो यहाँ पर देखें तो खर्च करने वाला है, समझ में आ जाएगा। संग्रहण की प्रवृत्ति में देखें तो बालक है वो बालक, जैसे आपने अगर बाल्यावस्था में जैसे आप छोटे होंगे तब देखा होगा, या फिर किसी के बैग को आप देखोगे तो छोटे बच्चे की चौथी पाँचवीं के अगर बच्चों के बैग देखोगे तो वहाँ आप देखोगे तो उसके बैग में किताबों से ज़्यादा अन्य सामग्री ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे आप देखोगे तो वो कुछ रंगीन कांच की गोलियां, रंगीन कांच के टुकड़े हैं, इनको एकत्रित करता रहता है। जैसे कांच की गोलियां, कंचे वगैरह खेलना है तो वो है, रंगीन विभिन्न प्रकार की बॉलें हैं छोटी छोटी, विभिन्न प्रकार के रंगीन कागज हैं, छोटे छोटे जैसे बाल अंश है, चंपक है, छोटू मोटू है, इस तरह की किताबें भी उसके पास पाई जाएगी। इसका मतलब वो चाहता है कि सभी सामग्री को एकत्रित करे। जैसे कुछ अजीब प्रकार के जैसे पत्थर वगैरह हैं, चमकीले पत्थर वगैरह हैं, तो उन सबको वो एकत्रित करेगा। तो इस अवस्था के अंदर देखेंगे तो इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना कि एक तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में। संग्रहण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो संग्रहण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो संग्रहण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। यहाँ का बालक है वो यथार्थ जगत में निवास करता है, मतलब शैशवावस्था का बालक था वो काल्पनिक जगत में निवास करता था, जबकि इस बाल्यावस्था के अंदर देखें तो वास्तविक जीवन, तो यहाँ का बालक वास्तविक जीवन में विश्वास करेगा, मतलब उसको वास्तविकता का पता चलता है। पहले शैशवावस्था का बालक परियों की, रानियों की, राजा रानियों की कहानियाँ वो देखना पसंद करता था, वो सुनना पसंद करता था और उस कल्पना जगत में निवास करता था। जबकि इस अवस्था में देखें तो उसको पता चलता है धीरे धीरे कि यहाँ कोई राजा रानी नहीं होते, कोई परियां नहीं होती, कोई फरिश्ते नहीं होते, बल्कि जो हम देख रहे हैं आसपास का सामाजिक जो यथार्थ है या वास्तविकता है वही सब कुछ है। तो उसको वास्तविकता का ज्ञान किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था में वास्तविकता की प्रबलता पाई जाती है, जबकि शैशवावस्था में कल्पना जगत की प्रबलता पाई जाती है। तो कल्पनाशीलता पाई जाती है या काल्पनिक जगत होता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक जीवन में विश्वास करता है, यथार्थ। और यहाँ का जो व्यक्तित्व है बाल्यावस्था का वो बहिर्मुखी होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मित्रों से बात करना पसंद करता है, सभी लोगों के साथ में हिल मिलकर रहना पसंद करता है, अपने विचार दूसरे दोस्तों को बताता है, दोस्तों के साथ में खेलना पसंद करता है, मतलब आसानी से वो सभी लोगों से, दोस्तों से घुल मिल जाता है। यहाँ एक प्रवृत्ति ये भी पाई जाती है कि बाल्यावस्था का जो बालक है वो चाहता है कि अधिक से अधिक अनजान लोगों से मित्रता करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर अनजान लोगों से भी वो मित्रता करता रहता है। तो अनजान लोगों से भी मित्रता करना यह किस बात को दर्शाता है, तो यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बाल्यावस्था का व्यक्तित्व कैसा होगा, तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होगा, और बहिर्मुखी है इसका मतलब सीधी सी बात है कि बालक क्या है कि दूसरे लोगों से अच्छे से घुल मिलकर रहता है, अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है।
सामूहिक खेलों में रुचि। और यहाँ का जो बालक है वो बालक क्या है कि सदैव जितने भी खेल खेलेगा वो सारे खेल किस में खेलेगा, तो ग्रुप के माध्यम से खेलेगा। और यहाँ पर स्ट्रेंग ने एक अच्छी बात बताई है कि शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलना जानता हो। मतलब शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। इसका मतलब स्ट्रेंग ने बताया कि 10 वर्ष का जो बालक है वो सभी तरह के खेल खेलना जानता है। तो यहाँ पर जितने भी खेल खेलेगा वो खेल तो लेगा, लेकिन सारे खेल किसके माध्यम से, समूह के माध्यम से खेलेगा। तो ग्रुप में खेलेगा, दल में खेलेगा। और स्ट्रेंग का ये कथन अच्छे से याद रखना कि शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलना जानता होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे देखें अपन आत्मनिर्भरता। तो इस अवस्था का जो बालक है वो बालक क्या है, आत्मनिर्भर होता है। शेषवावस्था में देखा था हमने, तो शेषवावस्था का जो बालक है वो दूसरों पर आश्रित है, अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता, अपने माता पर या पिता के जो का है वो उनको सहायता करके उनके कार्य पूर्ण करवाते हैं। जबकि इस अवस्था में वो बालक है वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। और इस अवस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, ध्यान रखना। किस अवस्था में बालक में आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आत्मगौरव की प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। इस अवस्था के अंदर बालक है वो क्या करेंगे, चोरी करना, झूठ बोलना, ये स्वाभाविक है। आपने भी देखा होगा जब अपना बचपन जिया हो तो आप जैसे किसी दोस्त के पास में अच्छी घड़ी है, जैसे अपन के बचपन में देखें अपनी उम्र में जब अपना बचपन था तो एक लाइट वाली घड़ी आती थी, वो फेमस होती थी। अब विभिन्न प्रकार के कंपास बॉक्स से वो अच्छे अच्छे रंगीन आते थे। तो किसी दोस्त के पास देखा और पता चला कि लंच के बाद वो बॉक्स ही गायब है या फिर वो घड़ी गायब है, तो किसी दूसरे बच्चे ने उसको चुरा लिया। तो इसका मतलब अपनी प्रवृत्ति होती थी कि ये घड़ी इसके पास ही क्यों है, वो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती थी बाल्यावस्था में। तो वो घड़ी इसके पास है, नहीं ऐसी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वो चोरी करना, पापा के जेब से पैसे चुराना, ये सारे काम कब करते हैं बालक, तो ये सारे काम बाल्यावस्था में खूब करते हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो बालक है उसमें संवेग उत्पन्न होते हैं। तो जो बालकों में संवेग उत्पन्न होते हैं, तो शेषवावस्था का बालक था वो बालक क्या करेगा, उसमें संवेग उत्पन्न हुआ तो जैसे उसको गुस्सा आया तो वो गुस्सा दिखाएगा, रोना आ रहा है तो वो रोएगा, उसको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो वो खाएगा। लेकिन इस बाल्यावस्था का बालक क्या है, तो यथार्थ जीवन, वास्तविक जीवन में आ गया है। तो वास्तविक जीवन में आ गया है तो क्या है, अपनी इच्छाओं को दबा सकता है। तो अपनी इच्छाओं को दबाना मतलब अपन समायोजन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उन समायोजन में पढ़ेंगे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अगर दबाता है तो इच्छाओं को दबाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो दमन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस बाल्यावस्था में व्यक्ति है अपनी इच्छाओं को दबाता है या अपने संवेगों को दबाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं दमन। तो यहाँ पर दमन की प्रक्रिया व प्रदर्शन, अपने संवेगों को प्रदर्शन करेगा और प्रदर्शन के साथ ही तुरंत दबाने की मतलब दमन करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाएगी। इसके बाद देखें तो सामाजिक व नैतिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस अवस्था में क्या होगा कि सामाजिक गुण व नैतिक गुण, तो यहाँ का बालक है ग्रुप में रह रहा है, समूह में रह रहा है, सामान्य सी बात है, समूह में बालक रहता है। तो इसका मतलब समूह में कब रहेगा, जब उसमें सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो बालक समूह में तभी रहता है जब सामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं। और शेषावस्था का बालक समूह में नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पर सामाजिक गुण उत्पन्न होते ही नहीं है। तो सामाजिकता की न्यूनता शेषावस्था में पाई जाती है, जबकि सामाजिकता का प्रारंभ किस अवस्था से होता है, तो सामाजिकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से माना जाता है। और नैतिक गुण यहाँ पर बालक को सही गलत की जानकारी हो जाती है, जबकि शेषावस्था में हमने देखा था तो शेषावस्था में बालक को सही गलत की जानकारी नहीं थी। बालक अपने माता पिता के मार्ग पर चलता है कि माता पिता ने बोला कि बेटा ये काम गलत है तो वो नहीं करेगा, बेटा ये अच्छा काम है तुम इसको करो तो वो काम करेगा। माता पिता जैसा कहेंगे उनके पथ पर चल, उनके मार्ग पर चलता है। जबकि बाल्यावस्था में बालक को स्वयं ही पता चल जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो गलत है। आपने छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा या आपने भी किया होगा, झूठ बोलना पाप है, इस तरह की बातें बताते हैं। तो इसका मतलब बाल्यावस्था में झूठ बोलना से क्या होगा, उनको ये पता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, मतलब ये गलत है, झूठ बोलना, चोरी करना पाप है, इस तरह की बातें होगी। तो पाप पुण्य की बातें, सही गलत की बातें बाल्यावस्था में बालक को समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब उसमें नैतिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में हो रहा है। तो बाल्यावस्था में सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो यहाँ तक आपने ये देख लेना, यहाँ से भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बाल्यावस्था की जो आयाम है, विकास के आयाम है, जैसे शारीरिक विकास क्या है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, भाषागत विकास है। तो उन विकास के आयामों में बाल्यावस्था में किस किस तरह का विकास, किन किन आयामों में किस तरह का विकास होता है, उनके बारे में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और आप पहली बार अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताइएगा और लाइव क्लास का फ़ायदा लीजिएगा इन यूट्यूब क्लासों का। धन्यवाद।